सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय कोई नया नहीं, पुराना ही है। विषय है जिद की दीवार कैसे पिघलेगी रार। आप समझ में आ गया आपके कि हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए विषय पे ही बात कर रहे हैं। जिद की दीवार का संबोधन हम इसलिए दे रहे हैं कि 70 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों पक्ष अर्थात केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच में रुख में किसी नरमी के संकेत आज भी नहीं मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा कांड सिलसिले में जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर इन तीनों कृषि कानूनों के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि यह कानून वाकई किसानों की बेहतरी के लिए है। प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि अभी भी आंदोलन के इतने तल्ख तेवरों के बावजूद भी सरकार के रुख में कोई नरमी का संकेत देने के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने आज 6 तारीख को अपने चक्के जाम की बात को दोहराया है। टिकैत ने बोला है कि हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे, केवल दिल्ली में नहीं करेंगे। वो दिल्ली में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो पुलिस ने पहले ही चक्का जाम के हालात बना दिए हैं। उसने स्वयं ही इतनी कीलें ठोक दी हैं, इतने बैरिकेडिंग कर दी है कि किसी किस्म के हमें अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पहलू इसका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसान आंदोलन चर्चा में है। तमाम जाने माने पर्यावरणविद या सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां या सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियां इस किसान आंदोलन के समर्थन में आई है। भारत में बैठे लोगों को इन समर्थन पर घोर ऐतराज है। दिल्ली पुलिस एक FIR भी दर्ज कर चुकी है और तमाम लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हस्तियां अगर इस आंदोलन के समर्थन में आ रही हैं तो इसमें ऐतराज कैसा है, यह बात राकेश टिकैत ने आज अपने बयान में कही है। इससे इतर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक फोन कॉल की दूरी की बात देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई थी। 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वो एक फोन कॉल ना तो सरकार की तरफ से किसानों के पास गया, ना किसानों ने सरकार को फोन कॉल करने की जहमत उठाई। बल्कि आज कह दिया गया है कि अब कृषि मंत्री वगैरह से बात करनी ही नहीं है। बात अगर होगी तो सीधे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से ही होगी। ऐसी परिस्थितियों के बीच में क्या कुछ समाधान की उम्मीद करें? एक लोकतांत्रिक देश के अंदर 70 दिन से चल रहा आंदोलन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। क्या इसको लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर देखें या लोकतंत्र की कमजोरी के तौर पर? इसी को आज समझने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां आज इस चर्चा का बनने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। उनसे आपका बारी बारी से परिचय कराएंगे और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब काम हम करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान फ्रांसीसी लेखक का दिया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, बड़ी ही काम की बात केवल एक वाक्य में उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत सर्वोपरि नहीं है, बल्कि अल्पतंत्र की रक्षा सर्वोपरि है। अल्बेर काम ने ये विचार हमें सौंपा था। इसका आशय यह है कि जिस लोकतंत्र में आप रहते हैं वहां पर केवल इस बात की महत्ता नहीं है कि जिसके संदर्भ में बहुमत था वो अपनी बात मनवा ले, बल्कि जिनके असहमति के स्वर हैं और वो संख्या में नगण्य हैं तो भी उनके हक, उनके हित सुरक्षित रहें। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। क्या इस खूबी पर हमारा लोकतंत्र 73 साल की आजादी के बाद खरा उतर रहा है? इस पर भी हमें विचार किए जाने की जरूरत है। अब हम अपने चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में कैप्टन अजय सिंह यादव है, हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता, कई वर्षों तक विधायक रहे, मंत्री रहे। इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर अपने विचारों को व्यक्त लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में भानु प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से ताल्लुक रखते हैं। भानु जी इस आंदोलन से अलग हो रखे हैं, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर आज भी तनकर खड़े हुए हैं। आंदोलन से अलग होने के बावजूद भी वो किसानों के साथ कैसे इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने भजन गायक, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी खास तौर पर जुड़े हैं। अनूप जी की अपनी अलग पहचान और अपनी अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से कला के क्षेत्र के लोग इस आंदोलन में अपनी भावनाओं को ट्विटर के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी करने के लिए उस आंदोलन को कला जगत की दृष्टि से देख रहा है, इस पर हम अनूप जी से बात करेंगे। हमारे साथ गुरनाम सिंह चड़ूनी जी भी हैं, जो भारतीय इस आंदोलन की हरियाणा इकाई के प्रमुख हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े। थोड़ी देर में हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी होंगे, जो आज इन आंदोलनकारी किसानों की सद्बुद्धि के लिए एक दिन के उपवास पर बैठे थे। उनका उपवास क्या करिश्मा कर दिखाएगा ये जानने में हमें और देश दोनों को ही दिलचस्पी है। बहरहाल अपनी चर्चा की शुरुआत हम कैप्टन अजय सिंह यादव जी से करते हैं। अजय यादव जी से समझना चाहते हैं, 70 दिन हो गए, कहीं कोई दिशा
ना आंदोलन के नतीजे की दिख रही है, ना सरकार के व्यवहार में कोई परिवर्तन की दिख रही है। आंदोलन में दम नहीं है या सरकार की हिम्मत ज्यादा है? क्या कहेंगे कैप्टन साहब आप? देखिए, सरकार की जो सोच है जी, देखिए, करीबन 200 से ऊपर ज्यादा हमारे किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं जी, और आज जो है 75 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शासक होता है जी, उसको ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए अपनी बहुमत के ऊपर। जी, देखिए, जो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि किसान ये चाहता है कि जो उसकी उपज है उसके ऊपर केवल चंद लोगों का कंट्रोल ना रहे। अगर ये बिल पास हो जाता है, इन्होंने स्टॉक के ऊपर इन्होंने पाबंदी जो हुआ करती थी पहले, वो इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दी। जी, अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ चंद लोग जो हैं किसान से डायरेक्ट जो है शुरू में महंगा लेंगे और क्या होगा कि हमारी जो मंडियों में आड़ती हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि 1-2 साल में क्योंकि वो देखेंगे कि जो बड़े बड़ी मछलियां हैं वो इस क्षेत्र में आ गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई कार्य करना है उसके बाद वो अपनी मन मर्जी से जो है इसको अनाज को बेचेंगे। और मेरा ये कहना है सबसे अगर ज्यादा मार पड़ेगी तो गरीब आदमी को पड़ेगी, क्योंकि किसान तो फिर भी इतना कुछ बचा के रख लेगा। कैप्टन साहब मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस आंदोलन में क्या अच्छा क्या बुरा, इस पर तो पिछले 2 महीने से हम लगातार बहस कर चुके। अभी आज का मुद्दा यह है कि किसानों को यह बार बार एहसास कराया जा रहा है कि हमारा संख्या बल देखिए, हमारे साथ जन समर्थन देखिए, हमारे साथ लोगों का जुड़ना देखिए, और इसके आधार पर सरकार को अपने नजरिए को बदलना चाहिए, इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब चौरी चौरा के अंतर्गत वर्चुअल मोड पर संबोधित कर रहे थे देश को, तो उन्होंने एक बार फिर कहा कानून बहुत बेहतर है। आपसे जानना यह चाहता हूं, इस आंदोलन में दम नहीं है? जो एक संख्या किसी सरकार के इरादों को बदलवा सके, उतना दम यह आंदोलन दिखा नहीं पा रहा, इसलिए सरकार की हिम्मत इतनी मजबूत है? या सरकार की समझ को लेकर आपको कोई संकट दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा जनबल है फिर भी सरकार इंच भर भी इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? कानून वापसी के मुद्दे पर संशोधन के लिए तैयार है पर वापसी के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री की ईगो हो गई है कि वो चाहते नहीं है, क्योंकि वो कुछ चंद जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं जी, उनसे तो सौदा हो गया इनका जी। अब अगर वापस आते हैं तो आप जानते हैं इनका क्या हाल होगा जी। ये ना इधर के ना उधर के रहेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुमत की बात नहीं होती है जी। देखो, लोकतंत्र बहुमत से चलता है। इनके पास सदन में बहुमत है जी, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, उसको नुकसान होगा इस कानून से। और सबसे बड़ी बात होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, होर्डिंग होगी, और जो है दाम आसमान छू जाएंगे। जो इन्होंने जो ये खुली छूट दे दी, कोई कितना ही अनाज खरीद ले बाजार से, ये देश के लिए हित में बिल्कुल नहीं है। ये प्रधानमंत्री जानबूझकर इस मामले को टरका रहे हैं। हमारे किसान जो है वो जवान भी है, तो सीमा पे जो है लड़ता है। हमारे किसान काटने वाला, और मैं भी पहले किसान का बेटा हूं मैं, उसके बाद में और हूं मैं राजनीति में हूं। हम लोग पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। इनका जो आंदोलन बिल्कुल जायज है और प्रधानमंत्री को ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए और एमएसपी को जो है उस कानून के रूप में लेके आना चाहिए। एमएसपी को ग्राउंड पर लेकर आना चाहिए। कैप्टन अजय यादव साहब की काफी सारी दलीलें हैं, लेकिन हमारे साथ में अनूप जलोटा जी हैं, सफर कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे सवाल हमारे थोड़े दूसरे हैं। एक पॉप गायिका है रिहाना, कल उन्होंने ट्वीट कर दिया इस किसान आंदोलन के समर्थन में। मान लो भूचाल आ गया, एक किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के भी बातें आने लगी। देश में भी इस मुद्दे पर कला जगत के लोग बट रहे। एक तरफ कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो इस आंदोलन को आतंकियों का आंदोलन करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ वगैरह भी हैं जो मानते हैं कि इन किसानों की बात को सरकार को सुनना चाहिए। अनूप जी, आपका तो तजुर्बा इतना लंबा है, क्या कला जगत को इस मसले पर हस्तक्षेप में पड़ना ही नहीं चाहिए? इस मसले पर जो ट्वीट किए गए हैं ये मामले होने ही नहीं चाहिए? कुल मिला के कला जगत की भूमिका को लेकर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कला जगत के जो लोग हैं जी,
वो भी तो इंसान ही है ना जी, वो भी तो रिएक्ट होते हैं जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग विदेश में बैठ के रिएक्ट हो रहे हैं जी, वो कृपया यहाँ आ जाएं, वहां से फुलझड़ी न छोड़ें, जी, यहाँ आके सेवा करें और इस चीज को कैसे सुलझाया जाए आके हम लोगों को सलाह दें। जी, लेकिन वहां से फुलझड़ी छोड़ने से इसमें हर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जी, और मैं तो खुद टीवी पे देखता हूँ और टीवी पे जब मैं ये देखता हूँ कि वहां वो तलवारें भी निकाल के घुमा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ये तो भाई किसानों का तरीका नहीं होता। जी, हम लोग तो बहुत आदर करते हैं, जय जवान जय किसान के नारे हम लगाते हैं, हमारे हृदय में जो स्थान जवान का है वही किसान का है। जी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का ये प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करेंगे और इसको जरूर ठीक करेंगे क्योंकि हर तरफ से अपने अपने सुझाव लोगों के आ रहे हैं। जी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सब लोग इसको समझें कि कौन इसको भटका रहा है। जी, आप एक चीज याद करिए कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था जी, तो बिहार की सरकार ने ये कहा था भी कंप्यूटर तो आने नहीं देंगे, नहीं तो हमारे देश की जो जनता है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनको तो बिल्कुल लाचार हो जाएगी। जी, तो आज कंप्यूटर ही तो है जो हर चीज में अपना स्थान रखे है, हमको एक तेज काम करने के लिए अग्रसर करता है। तो इस तरह की जो सलाह है वो काम नहीं करेगी। और अगर किसान ये समझते हैं कि उनका सब हक जो है वो छीन के किसी और को दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जी, उनके भले के लिए ही सोचा जा रहा है। जैसे कंप्यूटर लाया गया तो उनके भले के लिए लाया गया ना, पूरे देश के भले के लिए लाया गया। जी, और अंतर्राष्ट्रीय जो लोग अपने वहां से सुझाव देते हैं, मैं चाहूंगा कि आए आए आके यहाँ पे सुझाव दें अपने, हम देखें उनके क्या है सुझाव। वहां से फुलझड़ी छोड़ना और यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों के मन में नई नई भ्रांतियां पैदा करना, ये सब ठीक नहीं। अरे एक बात बताए अनूप जी, आपको बाहर से बैठे हुए लोग फुलझड़ी छोड़ रहे हैं इस पर आपत्ति है, पर देश में पिछले 70 दिन से भी ज्यादा हो गए दिल्ली की सीमा पर कुछ हजार या कुछ लाख लोग आकर इकट्ठे हैं। इनके संदर्भ में अनूप जलोटा किस नजरिए से देखते हैं? ये कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ अलगाववादी हैं, कुछ अराजक हैं जो आगे इकट्ठा हो गए हैं, या आपको लगता है कि ये देश के किसान हैं जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और जिनके संदर्भ में सरकार को कोई निर्णय पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि 70 दिन बहुत लंबी अवधि होती है? दोनों में से किस नजरिए के साथ है अनूप जलोटा जी? देखिए ऐसा है कि आंदोलन 4 आदमी करें या 4000 करें या 40,000 करें, जी, आंदोलन का एक मुद्दा होता है और उस मुद्दे को लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो 4 लोग हों चाहे 40,000 हो, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ तो पॉलिटिकल हो जाता है ना। अब ये मामला सिर्फ किसानों तक थोड़ी रह गया, वहां तो दूसरे दूसरे पार्टी के लोग वहां नजर आते हैं जी, कि भाई इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके हक में हो रहा है, उनके भले के लिए हो रहा है। कल वो 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे। जी, अगर ये आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानून किसानों के हक का है और सच में हक का है, कल वो ज्यादा कमाएंगे। इस चीज को ध्यान में रख के वो देश का साथ दें और देश आज प्रगति के राह पर है। आपको तो पता ही है आज मोदी जी को वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई इन्होंने तो कमाल कर दिया। तो ये कोई अब जो वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर हो गया वो क्या किसानों के नुकसान के लिए काम करेगा? अरे हम लोग किसानों के भले के लिए काम करना। तो अनूप जलोटा जी बहुत स्पष्ट राय के साथ में है कि यह कानून किसानों के हित में है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनके द्वारा अगर कोई फैसले लिए गए तो वो किसानों के खिलाफ हो ही नहीं सकते हैं। हमारे साथ में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, बड़े किसान नेता हैं, इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। चढ़ूनी जी, इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश में ही नहीं दुनिया में जिसकी स्वीकार्यता है, वह दृढ़ता के साथ अभी भी कह रहा है कि यह आंदोलन किसानों की भलाई के लिए है। इतनी सरल सी बात 70 दिन के आंदोलन के दौरान 12 दौर की बातचीत के बाद भी क्यों नहीं आप समझने को तैयार है? थोड़ा रोशनी डालेंगे। देखिए
नंबर एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये खेती कानून नहीं है जिनको खेती कानून का नाम दिया जा रहा है जी, ये खेती व्यापार कानून है जी, और ये व्यापारियों से जो खराब होने वाली है वो ये है कि किसानों का तो नुकसान होगा बेचते समय, लेकिन खरीदते समय सारे देश का नुकसान होगा जो भी खरीद के खाता है। किसान तो आधी चीज ये कि खुद भी पैदा करता है, आधी चीज मोल लेता है जी, लेकिन ज्यादा आबादी वो है जो लेती है। अब अगर पूरे देश का जो कृषि व्यापार वो यानी पूरे देश का भोजन अगर और फिर उनके हाथ में हो कि वो कितना बाजार में निकालें, कितना बाजार में ना निकालें, किस भाव पे निकालें, जी, ये सारी पावरें उनके पास चली जाएंगी और ये सारी पावरें जाने से जो मोल लेके खरीद खाने वाला है उसके लिए और ज्यादा मुसीबत होगी। और हमारे सामने उदाहरण है कि 4 साल पहले महाराष्ट्र में दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी जी, और देश के 7-8 व्यापारियों ने सारे देश की दाल खरीद के रख ली थी जी, और पिछले साल से ज्यादा दाल थी, क्विंटलों में आप नेट पे निकाल के देख सकते हो गूगल पे। तो और उस साल दाल 50 रुपए वाली दाल 200 रुपए में हो गई क्योंकि व्यापारियों ने अपने गोदाम में बंद कर ली। और वो अब आप प्याज देख लीजिए, इस साल 80 रुपए किलो प्याज बिका है, आलू 7 रुपए किलो में खरीदा, 40 रुपए किलो में बिका है। अब ऐसी स्थितियों में अगर उनको कानूनी पावर दे दी जाए, ये तो था वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, अगर उनको कानूनी पावर दे दी जाए फिर इस देश क्या हालत होगी। और हमारा देश तो बहुत कमजोर देश है, यहाँ तो खरीद क्षमता नहीं है, यहाँ तो कितनी आबादी ऐसी है जिसकी साल भर की जो आमदन है वो केवल परिवार की 20,000 रुपए है, वो महंगा महंगा लेके कैसे खाएंगे। तो ये जो पूंजीवाद का जो मैटर है, जो सरकार इतनी अड़ी हुई है वो इसलिए अड़ी हुई नहीं है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा होगा जी, बल्कि इसलिए अड़ी हुई है कि जिन व्यापारियों ने, जिन पूंजीपतियों ने उनको पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी चंदा दिया है, मोटी रकमें देते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनसे जो वायदे किए हुए हैं, जो पूरे देश का कृषि व्यापार है जो खरबों का है जी, वो उनको देना है, उसके लिए वो पाबंद है, वरना तो अगले चुनाव को नहीं देंगे और वो सरकार गिर जाएगी। अरे जड़ूनी, एक बात बताएं, 2-3 सवाल आपसे करने के लिए हैं। एक तो ये कि अगर ये कानून इतने खराब हैं तो इनके खिलाफ आवाज पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों दिख रही है? सरकार बार बार यही तर्क देती है, पूरे देश में आपको कहीं आवाज सुनाई दे रही है? लोग तो साथ में हैं इन कानूनों के। एक सवाल ये। दूसरा सवाल जो हम अनूप जलोटा जी से बात कर रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचानक लोग कूद पड़े हैं आपके समर्थन में, ये क्या कहानी है? सरकार बता रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है भारत के खिलाफ और ये किसान आंदोलन कुछ लोगों के हाथ में खेला जा रहा है। दूसरा सवाल आपसे ये है। और तीसरा सवाल ये कि आज जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कानून बहुत अच्छे हैं, तो आप किस उम्मीद के साथ अब सरकार की ओर देख रहे हैं? 3 सवाल आपसे, कोई उत्तर आपके पास? जी जी, पहला सवाल जो आपने कहा कि ये आंदोलन पूरे देश में क्यों नहीं है जी, 7-8 तारीख को हनुमानगढ़ में भारी जनसभा है जी, और उत्तर प्रदेश में आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है, केरला के अंदर हो चुका है, कर्नाटका के अंदर हो चुका है, बिहार के अंदर हो चुका है, बहुत जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है उसके माध्यम से खबरें आनी थी और उसके माध्यम से जो किसानों की खबर है वो बहुत कम आती है। एक चीज जो आपने कहा ये अंतरराष्ट्रीय मैटर हो गया, ये है ही अंतरराष्ट्रीय। असलियत पूछो तो ये पूंजीवाद और जनता, क्योंकि पूंजीवाद जो है वो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। पूरे दुनिया की पूंजी चंद लोगों के पास इकट्ठी हो जाए,
ये थ्योरी ही गलत है जी। आप देखें, आज अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है जी। और दूसरे आदमी की आमदन हमारे देश में 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। तो ये जिंदगी का संतुलन नहीं है जी। ये व्यवहारिक नहीं है और ये पूरी दुनिया का मैटर है कि जो चंद लोग हैं वो पूरी दुनिया की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लें और पूरी दुनिया को फिर मरने के लिए छोड़ दें। क्या ये व्यवहारिक है? जी। इसलिए ये मुद्दा ही अंतर्राष्ट्रीय है और मैं तो ये कहता हूं कि ये पूरी दुनिया को एकदम से उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैटर है जी। तीसरी बात जी, तीसरा जो मुद्दा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये कानून बहुत अच्छे हैं। आज तक आप देखिए जी ने जितनी बातें कही वो सारी वो कही जो उसका अर्थ उल्टा होता है। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, फुट्टी कौड़ी नहीं आई। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, फुट्टी किसी को नहीं मिला, उल्टे जो थे वो भी चले गए। उन्होंने कहा किसानों की आमदन 2 गुनी हो जाएगी, वो आधी हो गई। उन्होंने कहा जीएसटी लगा दिया, व्यापारियों की समझ में नहीं आया, बहुत फायदा होगा, व्यापार का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा नोटबंदी लोगों की समझ में नहीं आई, 50 दिन दीजिए, 50 दिन के बाद अगर फायदा ना हो मेरे को चौराहे पे फांसी दे दीजिए। और नोटबंदी ने रोजगार का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हाँ उनको बात बहुत अच्छी बनानी आती है, झूठ बहुत अच्छा बोलना आता है, गुमराह बहुत अच्छा करना आता है, इस बात के वो स्पेशलिस्ट है, इस बात के उनको दाद देते हैं। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब 1 बार 2 बार 10 बार उन्होंने ऐसा झूठ ऐसा गुमराह करने की बातें की तो अब लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करते, उनकी बात पे भरोसा नहीं करते, उनकी बात से उलट ही चीजें होती हैं। ये चड़ूनी जी का कहना है। हमारे साथ में कमल पटेल जी भी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री हैं, किसान नेता हैं, पर उनके पास जाए उससे पहले भानु प्रताप जी के पास चलना चाहते हैं। तो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के। भानु जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, आप धरना स्थल से उठ गए, आंदोलन से हट गए, तो क्या अब अचानक आपको लगने लगा ये कानून बेहतर है, कानूनों के साथ खड़े हो गए, या अभी भी आपकी राय इन कानूनों के संदर्भ में पुरानी वाली है? मैं किसी कानून के साथ खड़ा नहीं हुआ हूं जी। सुनो जी, मेरे थोड़ा समय दो तो मैं बताऊं अपनी बात। जी जी। हम तो अपने यहाँ ये सुना था कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान दिल्ली आ रहे हैं जी, और उन पे लाठी चार्ज और आंसू गैस और उनको मारा जा रहा है, रोका जा रहा है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। तो हम अपनी पूरी तैयारी बिना किए कुछ थोड़े से लोग इस समय चले थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पूछेंगे कि क्या दिल्ली में राजनीति आएंगे, किसान नहीं आ सकता है जी। तो हमको चिल्ला बॉर्डर पर रोका गया था और चिल्ला बॉर्डर पे ही हमने जब रोका गया, पुलिस ने रोका तो हम वहीं अड़ गए और वहीं धरना लग दिया। और धरना लगभग 58 दिन हमें हो गए। 1 तारीख को हम आए थे, 1 दिसंबर को जी। उसमें बीच में कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे कि राजनाथ से मिल गए, वहां चले गए, यहाँ चले गए। हमारी उम्र है 70 साल, हम कभी जीवन में न झूठ बोलते हैं न खामा किसी को मतलब जैसे बेमतलब में किसी को आरोप लगा में हमारे ऊपर लगाते रहो जी। तो हमारे ऊपर राजनाथ सिंह से मिल गई, बात कर दी और फिर घर चले गए, फिर वहां से ये मारा। तब ये बात राकेश टिकैत कहते थे कि वहां से मारा, तब फिर वापस आ गए। राकेश टिकैत ने कई मीटिंगों में ये बात कही थी कि एक नेता सरकारी हो गया है और फिर वहां से लेकिन पैसा चला गया, घर चला गया, फिर वहां से गांव वालों ने मारा, तब फिर लौट के आ गया। पहली बात तो यह है कि मैं 84 में प्रधानमंत्री से मिला था और राकेश टिकैत के पिताजी ने 87 और 88 में संगठन बनाया था, फिर उनके साथ में प्रदेश सदस्य रहा था। न तो मुझे गांव का कोई मार है, न क्षेत्र का कोई मार है, न किसी की हिम्मत मुझे मारने की। और मैं जो बात कहता हूँ पक्की कहता हूँ, मैं किसी इलविल के साथ नहीं हो गया हूँ। मैं तो बिलों के साथ, ये बिलों को हटाने के साथ ये मांग और कर रहा हूँ कि किसान आयोग का गठन हो। क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में सन 1967 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी
जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गेहूं की कीमत रखी थी सरकारी 76 रुपया कुंटल जी, और उस समय सरकारी टीचर को सरकार जी 70 रुपया देती थी। 70 रुपया एक महीना के सरकारी टीचर की कीमत और 76 रुपया एक कुंटल गेहूं की कीमत, यानी सरकारी टीचर के एक कुंटल गेहूं नहीं आता था, 6 रुपए और से लगानी पड़ती थी। और आज है सरकारी टीचर की तनख्वाह 50,000 जी, और हमारे गेहूं की कीमत सरकारी 1825 या 1850 रुपया। कितना अंतर हो गया है। इस देश के किसान के साथ इन राजनेताओं ने 72-73 साल से वो अन्याय किया है कि इसको गुलाम बना के रखा है। गुलाम, इसलिए हम गुलाम रहना नहीं चाहते। किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान आयोग फसलों के दाम तय करे और तब सरकार खरीदे और फिर वो। आपने मुद्दे की बात कह दी भानु प्रताप जी, एक सवाल आपसे और है। इस आंदोलन को अब जो लोग चला रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? ठीक है, मैं आंदोलन से इसलिए गया था कि मुझे वो लाल किले पे झंडा वाला कांड, पुलिस को मारने वाला कांड, उद्दंडता करने वाला कांड, ये मुझे एक भी चीज पसंद नहीं आई थी जी, और हमारी किसी ने मानी नहीं थी। हमने तो ये कहा था कि हम बॉर्डरों पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने अपने बॉर्डर पे झंडा फहरा लो, क्या जरूरत थी दिल्ली में घुसने की। संगठन का सारे आंदोलन का सत्यानाश हो गया दिल्ली में जाने से। हमारे ऊपर आरोप लगने लगे कि किसान नहीं है, आतंकवादी है और वो कौन से जाने। पर भानु जी, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने का, आपने कहा आंदोलन का सत्यानाश हो गया, पर दिखाई तो ये दे रहा है कि जिस दिन से टिकैत की आंख से आंसू निकला है, आंदोलन और प्रबल हो गया और प्रचंड हो गया और आक्रोशित हो गया। आप वापसी की ओर रुख किए और पूरे गांव के गांव जो है दिल्ली की ओर कूच कर गए। हालत यह, दिल्ली पुलिस 6 लेयर की 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर रही है। हजारों की संख्या में लोग पंचायत में आ रहे हैं, आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं। आपको भूल नहीं लग रही बीच से हटना? ऐसा है, मुझे बीच से हटना इसलिए भूल नहीं लगी जी कि मेरा भानु प्रताप सिंह नाम है और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है जी, सुनिए, और सूर्य विश्व में अकेला होता है जी। गलत काम, यदि 1000 डकैत जी एक तरफ खड़े हो और 10 भले आदमी एक तरफ खड़े हो तो बहुमत तो डकैतों का होगा ना जी। मैं डकैतों के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये भानु प्रताप जी का तेवर है, वो डकैतों के साथ नहीं जाएंगे। उनका मानना है कि वो सच के साथ है और जो कुछ हुआ था वो उसकी खिलाफत करते हैं। कमल पटेल जी ने सद्बुद्धि यज्ञ, सद्बुद्धि के लिए उपवास आज किया, पूजा आज की, पर भानु जी के संदर्भ में वो खुश हो सकते हैं कि उनकी पूजा से पहले कुछ प्रभाव भानु जी के रूप में उन्हें देखने को मिला। लेकिन कमल पटेल जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, जिन कानूनों के संदर्भ में आपके केंद्रीय नेता, आपके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, 1 और 2 दौर की बातचीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, आगे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी प्रयास किए, 12 दौर की बातचीत के बाद जो आप किसानों को नहीं समझा पाए, तो क्या कमल पटेल ने मान लिया कि उनकी पार्टी के नेताओं की बस की नहीं है इन किसानों को राजी कर पाना, इसलिए भगवान की शरण में गए, नर्मदा जी की शरण में गए और उपवास के माध्यम से कोशिश की शायद अब भगवान ही कोई समाधान कर। तो क्या अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति निराशा ने आपको इस प्रयास के लिए बाध्य कर दिया? क्यों किया आपने उपवास? देखिए, जी जी, इन्होंने कहा कि किसान की आय हम 2022 तक 2 गुना करेंगे, तो वो करके रहेंगे जी। और मैं ये किसान नेताओं से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि मेरे पहले मैं किसान हूं, मैं किसानों के लिए लड़ा हूं अभी तक और अभी भी लड़ता हूं, मंत्री होते हुए भी जी करूंगा कि किसान का चना, सरसों और मसूर खरीदा जाता था जून जुलाई में, जबकि वो आती है गेहूं की खरीद रबी फसल में पहले, और 1 दिन का नियम बना था 25 कुंटल का, और वो कांग्रेस के समय की था। किसी किसान संगठन ने, मैं इनसे पूछता हूं, ये किसान संगठन के नेता बताते हैं अपने आप को जी,
समर्थन मूल्य पे क्यों खरीदते हैं एक दिन में? और जब वो फरवरी मार्च में आ जाती है तो जुलाई में क्यों खरीदते, जून में? उसके कारण व्यापारियों को लुटवाते थे जी। मैं कृषि मंत्री होने के नाते मेरे मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देता हूं कि मैंने उनसे कहा और उन्होंने तत्काल बात मानी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो 19 कुंटल खरीदते थे, हमने अकेले छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश के 15 हमने 20 किया और इसलिए हमने नियम बदल दिए, 25 कुंटल की सीमा हटाई और जो जून जुलाई में खरीदते थे वो मार्च से खरीदेंगे ताकि किसानों को समर्थन मूल्य और उससे ऊपर मिले। और इसलिए इस बार के हमारे निर्णय से 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिलेगा। जो व्यापारियों के जेब में आजादी के बाद से अभी तक जा रहा था वो पैसा किसानों को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कमल जी, आप कितना बेहतर काम करते हैं ये तो अभी चर्चा का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में सफल कृषि मंत्री की आपकी पहचान है, ये तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं। मेरा सवाल तो आपके आज के उपवास के अंदर में था। आज आप नर्मदा के नाभि केंद्र पर पहले पूजा करते हैं, फिर 5-7 घंटे का उपवास करते हैं। उपवास इसलिए करते हैं, ये जो किसान आंदोलन है इसके नेताओं को सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि के लिए उपवास। सवाल आपसे बहुत स्पष्ट यह है कि 12 दौर की बातचीत आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने की और उसके बावजूद भी किसान नेताओं को समझा नहीं पाए। तो क्या कमल पटेल जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ का अपनी पार्टी के नेताओं से भरोसा हिल गया कि उन्हें लगा कि इनके बस की नहीं है किसान नेताओं को समझा पाना, अब भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे तो भगवान की शरण के लिए कमल पटेल जी चल दी? ये मेरा सवाल है, इसका कोई उत्तर आप देना चाहेंगे? मैं दे रहा हूं उत्तर जी। मेरे नेताओं पे मुझे भरोसा है, लेकिन जो किसान संगठन बने हैं जी, जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तमाम विपक्ष के लोग किसानों को भड़का रहे हैं, ये किसान के हितैषी नहीं है जी। क्योंकि हम सोए हुए को जगा सकते हैं लेकिन सोने का नाटक करने वालों को कैसे जगाएं? इसलिए सरकार ने सारे प्रयास किए लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और इसलिए जब आदमी से कोई व्यक्ति नहीं समझे तो फिर भगवान के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मां नर्मदा से कि इनको सद्बुद्धि दें और ये जो है अपने किसानों को बदनाम ना करें, किसानों को सड़कों पर न लाए, किसानों को परेशान हो, आम जनता को परेशान ना करें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है जी। अब लोकतंत्र में अपनी मांग रखने का अधिकार है, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन जी 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व होता है जी। उस दिन दिल्ली के अंदर लाल किला जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको कैसे तोड़ा फोड़ा, पुलिस के ऊपर कैसे हमले करवाए। इनकी तो ये रणनीति थी कि पूरे दिल्ली को आग में झोंक दे, हिंसा में झोंक दे जी। और पुलिस के ऊपर आज तक का इतिहास रहा है जब भी पुलिस पे फिर लाठीचार्ज करती, गोली चालन करती है और किसान मर जाए। इनको किसानों से मरने से कोई दुख नहीं था ताकि पूरे देश के अंदर दंगे फैलाए जा सके, हिंसा फैलाई जा सके और देश को, सरकार को बदनाम किया जा सके। और इसलिए ऐसे लोगों के मंसूबे पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और प्रधानमंत्री और सरकार ने साबित नहीं पूरे नहीं होने दिए। अरे कमल जी, एक बात बताइए, आप लोकतंत्र की इतनी हिमायत कर रहे हैं, लोकतंत्र के समर्थन में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये कैसा लोकतंत्र आप देश में चला रहे हैं जिसमें किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें अपने दरवाजे पर बुलाते हैं? देश के कृषि मंत्री 12 दौर की बातचीत के लिए विज्ञान भवन में किसान नेताओं को बुलवाते हैं, आइए और हमसे बात करिए। और जब इस देश के 10 राजनीतिक दलों के विपक्ष के नेता इन किसानों से मिलने के लिए बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आपकी पुलिस उन्हें मिलने भी नहीं देती है। यह लोकतंत्र की कौन सी नई इबारत लिखने की कोशिश है? इस पर रोशनी डालेंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधि, इस देश के निर्वाचित या राज्यसभा में बैठे हुए सांसद किसानों से बात भी नहीं कर सकते हैं। इस नीति को कमल पटेल किस आधार पर जायज ठहराएंगे? देखिए, कोई मनाही नहीं है, खूब मिलो खूब करो, लेकिन भड़काने के लिए और देश को कमजोर करने के लिए और देश में हिंसा फैलाने की अनुमति किसी को नहीं है, भ्रमित करने की अनुमति किसी को नहीं है। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। देश को ये 26 जनवरी को भी इन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन पूरे विश्व के अंदर भारत को बदनाम करने का काम किया है। देश की धरोहर और पूरा आप सबने देखा है कि किस प्रकार हिंसा की गई, किसानों को किस प्रकार किसान के नाम पर राजनीति करके बदनाम किया गया, किस प्रकार पुलिस के हमले किए गए, किस प्रकार तलवार चलाई गई, किस प्रकार ट्रैक्टर चलाए गए। ये किसान कर सकता है? मैं हूँ किसान, कभी किसान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो किया है ये देश विरोधी लोग हैं, ये सरकार को, देश को बदनाम करना चाहते हैं और पुलिस में हमला कर रहे। पुलिस वाले भी तो हमारे ही बेटे हैं,
लेकिन मैं पुलिस को बधाई देता हूँ, दिल्ली पुलिस को और भारत सरकार को, इनके मंसूबे को, इनके मंसूबों को विफल कर दिया। कुल मिलाकर देश को जो है बदहाल करना चाहते हैं, अराजक करना चाहते हैं। ये देश विरोधी कामों में संलिप्त हो गए हैं जितने भी विरोध के नेता हैं। कैप्टन अजय यादव मेरे साथ में हैं, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। क्या कर रहे हैं कैप्टन साहब आप? कमल पटेल जी बता रहे हैं देश को तोड़ने के अलावा आपके पास काम नहीं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, अराजकता को फैला रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जो इतना पुराना राजनीतिक दल है या अन्य तमाम विपक्षी पार्टियां अब इस स्तर पर उतर आई हैं? कमल पटेल जी का ऐसा कहना है, स्वीकारेंगे आरोप को या आपका प्रतिवाद में कुछ कहना है? पहली बात तो मैं भानु प्रताप जी किसान नेता हैं जी, उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल करी राकेश डकैत के बारे में कि वो डकैत हैं जी, इस प्रकार की भाषा उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जी। दूसरी बात ये है कि ये जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये कह रहे हैं कि ये जो उपवाद हुआ वो जो है किसानों ने किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दीप संधू जी जो किसका समर्थक था, क्या उसने सनी देओल के लिए काम नहीं किया? क्या उसकी फोटो प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ नहीं है? जी। ये टोटल साजिश थी। जिन रूटों पर किसानों ने जाना था वहां ज्यादा बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए और जिन रूटों पर नहीं जाना था इनको साजिश के तहत लाल किले की तरफ धकेला गया है। और जिन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जिन्होंने वहां पर जो झंडा फहराया था निशान साहब का या किसान संगठन, तो वो गलत है, उसको जायज नहीं ठहराया। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने लाल किले को बेच दिया एक पूंजीपति को, तब इनको शर्म नहीं आई? क्या लाल किला अगर ये कहते हैं कि वो हमारी धरोहर है, उसको किराए पे देते हुए इनको शर्म नहीं आई? ये इन्होंने एफडीआई 49% से बढ़ाकर 75% कर दी। रेलवे को बेचेंगे, ये बीएसएनएल को बेचेंगे, ये आपके तमाम जितने भी जो हमारी जो 70 साल से जो हमने बनाई थी कांग्रेस ने, जो सारी संस्थाएं, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग जो हैं इनकी जो सोच है वो पूंजीपतियों के साथ है, ये पूंजीपतियों के दबाव में है। और मैं समझता हूं कि अगर ये बिल पास इन्होंने जो किया, अगर ये लागू हो गया तो किसान भी बर्बाद होगा, आम आदमी भी बर्बाद होगा। और इनका ये कहना है कि भाई ये उपद्रवी हैं और आतंकवादी हैं, मुझे इस पे खास तौर पे मुझे इस बात की बड़ी आपत्ति है। इस प्रकार के इन्होंने जो बात अन्नदाता के बारे में जो बात कही है वो टोटली गलत है। जो करने वाले थे वो भाजपा के ही खुद के इनके समर्थक थे, जिन लोगों ने वहां जाके काम करवाया। एक सवाल और आपसे कैप्टन साहब, आज विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें सुप्रिया सुले भी थी, डेरेक ओब्रायन भी थे और भी तमाम नेता थे, जो आज हरसिमरत कौर बादल थी, किसानों से मिलने के लिए जब बॉर्डर पे पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। कमल पटेल जी बता रहे हैं लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल, इसको सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इस आरोप पर कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आप आग लगी हुई है उसमें विपक्षी दल घी डालने की भूमिका में क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये कई जगह से सवाल है। आपका इस सवाल पर कोई ऐतराज या आपकी स्वीकारोक्ति, हां आग लगी है, हम चाहते हैं ये जरा लपटें और ऊंची उठें और ऊंची उठें, इतनी ऊंची उठें कि दुनिया को आसमान की ओर सिर करे तो तुरंत दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ इरादा? हमारा कोई इरादा नहीं ऐसा जी, ना तो हमारा ऐसा इरादा है करने का जी। हमारा इरादा तो केवल एक ही है जी कि इस कानून को वापस लें, किसानों से बातचीत करें। और जो इन्होंने जिस तरीके से लाठीचार्ज, टीयर गैस और जो बर्ताव इन्होंने किसानों से किया है अवमाननीय, जो इन्होंने आज भी इनके हिरासत में कुछ किसान हैं उनको रिहा करें, किसानों से बातचीत करें। ये कहते हैं कि एक टेलीफोन दूर है, क्या इनके एक भी मंत्री ने, जो 200 आदमी 200 हमारे किसान शहीद हो गए हैं, क्या उनके लिए 2 शब्द इन्होंने बोले कि उन्होंने शहादत दी? आप किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आम आदमी की लड़ाई है। ये आम आदमी की लड़ाई है। कैप्टन अजय सिंह यादव जी का मानना है कि हमारा कोई लपटें उठाने का इरादा नहीं, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। मेरे साथ में अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी से 2-3 सवाल हैं। एक सवाल तो कमल पटेल जी के तर्क के संदर्भ में, भगवान को जब याद करने की बात आती है तो इस देश में बहुत लोग अनूप जलोटा जी के भजन को सुन के भगवान को याद कर लेते हैं। कमल पटेल जी की दलील है, जब इंसान की बात नहीं मान रहा है तो क्या करूं मैं, भगवान के पास ही जाऊंगा। इस दलील के संदर्भ में आपका कुछ कहना अनूप जलोटा जी, कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अब इन किसानों को
अपनी बात मनवाने के लिए भगवान की शरण में गए हैं। अनूप जलोटा कुछ कहना चाहेंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि ग्रेटा थनबर्ग बहुत कम उम्र की हैं, पर पूरी दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, दिल्ली में बैठी पुलिस ने उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है। नाम नहीं है, लेकिन उनके ट्वीट से जुड़ी हुई एफआईआर है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के कदमों से देश की छवि बहुत गौरवान्वित होने वाली है? और आपको लगता है, ऐसी उम्मीद आपकी दिल्ली पुलिस के संदर्भ में है कि अब कुछ ही दिन में ग्रेटा थनबर्ग हथकड़ियों में इस देश की अदालत में पेश करने में दिल्ली पुलिस सफल हो जाएगी? वो दिल्ली पुलिस जो पिछले एक हफ्ते से दीप सिद्धू को पकड़ पाने में नाकाम रही है। दो सवाल आपसे। आपका म्यूट का बटन दब गया है अनूप जी, मैं आग्रह करूंगा कि उसे अनम्यूट कर दें। जी कोई शक नहीं है जी, पूरा देश आंदोलन से परेशान। जी पूरा देश। जी, तो ये एक या दो स्टेट ही कर रहे हैं, लेकिन देश पूरा परेशान। जी, तर्क रखा गया कि महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो बहुत वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो हमें याद दिए। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो इतना छोटे रूप में हुआ। आप अपना माइक्रोफोन लगा लेंगे अनूप जी तो आवाज साफ आएगी। आपकी आवाज में दिक्कत है। हाँ जी, बेटर है जी जी। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि जो कहा गया कि महाराष्ट्र में भी हुआ आंदोलन, मध्य प्रदेश में भी हुआ, ये सब इतने छोटे हुए जी कि याद भी नहीं है। हम मुंबई में रहते हैं, हमको पता भी नहीं कि यहाँ हुआ जी। जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, उनको पता ही लगा कि वहां हुआ जी। लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है, सवाल ये उठता है जी। ये पंजाब और हरियाणा का इतना बड़ा क्यों है? इसके पीछे कौन लोग हैं जी? इसके पीछे इतनी ज्यादा सशक्त एक सपोर्ट क्यों है जी? हम अपने देश को आंदोलन के लिए रोकना नहीं चाहते हैं जी। हर एक आंदोलन करे, किसी को भी अगर कोई चीज गलत लगती है उसका आंदोलन कीजिए, आप बैठिए, अपनी बात समझाइए सामने वाले को। लेकिन क्या समझाने का यही तरीका है कि आप भीड़ में ट्रैक्टर चला रहे हैं कि लोग उसमें मर भी सकते हैं जी? भीड़ के ऊपर आप जैसे रौंदने वाली बात होती है, वो हमने सीन देखे जी। ऐसा तो आंदोलन नहीं होना चाहिए जी। बात अपनी तरीके से रखनी चाहिए और उसके बाद आप लोग बैठिए, बात करिए। सरकार किसान का नुकसान क्यों चाहेगी, सवाल ये उठता है जी। सरकार को ऐसी कौन सी लॉटरी लगने वाली है कि जी यही किसानों से ही उसको लाभ होने वाला है? अनुज जी, आपने एक सवाल किया, मैं बीच में रुकना चाहूंगा। एक बड़ी मौलिक बात भानु प्रताप सिंह जी ने उठाई कि 1967 में जब चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक शिक्षक का वेतन 70 रुपए हुआ करता था और उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपए रखा था। आज गेहूं का समर्थन मूल्य 1850 रुपए है और शिक्षक का वेतन 30-40 हजार रुपए है। कहीं ना कहीं किसान के साथ अन्याय तो इन सालों में हुआ। इस बात से अनूप जलोटा जी को कोई ऐतराज है? सरकारें तो थी, कहीं ना कहीं किसान उपेक्षित तो रहा, या आप इस बात को खारिज करेंगे? देखिए, जो बीच में जो सेल, उनके किसान की उपज की जो सेल होती है जी, उसमें जो बीच के लोग हैं उन्हीं से तो दाम बढ़ता है जी। किसान तो दाम नहीं बढ़ाता जी। किसान तो खुद बेच भी नहीं पाता था जी। आज अगर उसको हम ये देश की तरफ से, सरकार की तरफ से एक लिबर्टी दे रहे हैं कि अब आप अपने आप बेचिए जी, बीच में जो है लोग वो हट जाएंगे जी, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा लाभ होगा। तो अनुप जी को लगता है कि इसमें लाभ है, वो किसान कानूनों के समर्थन में। उनका मौलिक बात यह है कि कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ क्यों कुछ करना चाहेगी। इस सवाल की रोशनी में मैं एक बार फिर भानु प्रताप जी के पास आना चाहता हूं। भानु जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, 26 जनवरी की घटना से आहत होकर आपने इस आंदोलन से अपने आप को अलग किया। 6 तारीख को एक बार फिर किसान संगठन पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं, दिल्ली को छोड़कर। कितना डरे हुए हैं आप इस आह्वान से
जनता को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? या आपको लगता है कि सरकार पर असर तो किसी ना किसी कार्रवाई से ही होगा और आप इस आह्वान के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, क्यों, मैं बताऊं आपको। ये चक्का जाम करना, ये पूरे देश में चक्का जाम करना, तमाम लोग बीमार लोग होंगे देश में, अस्पताल को जा रहे होंगे, उनको हम रोकेंगे और जो जिनको रोका जाएगा वही किसान संगठनों को कोसेंगे, वही किसान संगठनों को गाली देंगे, वही किसान नेताओं को गाली देंगे। तो ये चक्का जाम करने के मैं पक्ष में न हूं। और ये मत समझिए कि हम डर रहे हैं, हमें क्या इससे करना है, लेकिन इसके पक्ष में हम नहीं है। चक्का जाम नहीं करना चाहिए। चक्का जाम के पक्ष में भानु जी आप नहीं है, तो आप एक बार बताएं, 70 दिन से, जिसमें से तकरीबन 58 दिन तो आप खुद भी बैठे थे, तो अभी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। ऐसी सरकार के साथ है भानु जी या इस सरकार के खिलाफ है? हम 70 दिन नहीं, हम 80 दिन बैठ जाए, 90 दिन बैठ जाए, लेकिन हमारी मांग है, जो लोग मरे हैं जी, जो लोग किसान मर गए हैं इस आंदोलन में, हमारी मांग है कि उनको 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को मुआवजा दे केंद्र सरकार जी। और जो पुलिस वाला मर जाए, ऐसे में पुलिस वाले भी मर सकते थे जी, तो उसको 2 करोड़ दे। और जो हमारी मांग है, भारतीय किसान भानु की मांगे हैं, लेकिन हमारी मांगे कहीं जाने नहीं दी किसान नेताओं ने ऊपर तक। हमारी मांग है कि जैसे प्रेस, हम किसान मजदूर और गरीब और पुलिस भिड़ गई, वहां हमारे प्रेस वाले फोटो लेना चाहते हैं और कभी कभी वो भी हाथ आ जाते हैं, तो वो मर जाएं तो उनके परिवार को, चूंकि प्रेस वाले पढ़े लिखे योग्य होते हैं, तो उनको दे 4 करोड़ केंद्र सरकार मुआवजा उनके परिवार को। और मिलिट्री का, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, यदि कहीं मरते हैं, वो हम यहाँ राजनीति करते हैं, बिजनेस करते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो हमारे लिए जान दे देते हैं, तो वो यदि शहीद हो तो उनको 5 करोड़ दिया जाए। तो ये है हमारा लोकतंत्र। और केवल अडानी और अंबानी बढ़ते रहे और राजनेताओं की तनख्वाह, वेतन भत्ता बढ़ता रहे और किसान गरीब को और जवान को और किसान को कोई न पूछे, तो ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है। भानु जी ने अपने विषयों की फहरिस्त गिना दी है, लेकिन कमल पटेल जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार कमल जी की बात सुनते हैं और फिर अजय यादव जी जो बात कह रहे थे उससे जुड़े हुए सवाल कमल जी से पूछते हैं। जी कमल जी, आपका हस्तक्षेप। देखो, जो भानु प्रताप जी कह रहे हैं जी, और अनूप जलोटा जी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यही तो मोदी जी कर रहे हैं कि गलत 70 साल की गलत नीतियों के कारण, मैं बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूँ जी, मेरे गांव में प्लाट की कीमत नहीं है। गांव वालों, आपके गांव में भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए की जमानत नहीं होती, लेकिन मोदी जी ने गाँव के स्वामित्व दिया है जी। अब गाँव का किसान, देखिए, आलू बेचते हम 10 रुपए किलो और आलू की चिप्स खरीदते 500 रुपए किलो जी। 50 गुना कमाते हैं उद्योगपति व्यापारी। ये पहली बार अब होगा कि किसान का बेटा खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा। 1 लाख करोड़ मोदी जी ने सिर्फ किसान के लिए रखा है कि वो 3% ब्याज की छूट मिलेगी, 40% उद्योग पे सब्सिडी मिलेगी, 50% कोल्ड स्टोरेज में मिलेगी, 25 और 33% महिला और पुरुष को मिलेगी। इससे पहली बार आजादी के बाद अब किसान, उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। जो व्यापारी और बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। ये पंजाब के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस और अकाली दल ये आड़त पड़ता है। इनके नेता आड़तियां हैं, इनकी कंपनियां हैं, हजारों करोड़ किसानों को लूटते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, 300-300 रुपए कुंटल माल कमाते हैं। और इसलिए अब इनकी आमदनी मारी जाएगी, इसलिए भड़का रहे। और ये आड़त पड़ता हम बंद कराएंगे। पूरे देश में बंद है, लेकिन अभी हरियाणा और पंजाब में चालू है। ये जब बंद होगी तो इनकी आमदनी खत्म होगी। और यही लोग कुछ किसान संगठनों को मैनेज करके इस तरह से विरोध करा रहे हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जब पंजाब से किसान आए थे तब आपने ये बात इतनी मुखरता से कही थी, पर अब इस आंदोलन में नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, ये तमाम चेहरे हैं, ये सब आड़तियों के एजेंट के तौर पर हैं। ये आंदोलन को बहका रहे हैं। क्या इनके नेतृत्व को, क्या किसानों के संदर्भ में इनकी चिंताओं को आप खारिज करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है इनमें से कोई भी किसान है या किसानों के हित के लिए संवेदनशील है? मेरे कब का किसान नहीं है जी। किसान है,
लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जितने विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं बताऊं आपको मैं। 5 साल में मोदी जी ने जो काम किया इस देश में, मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेता अजय जी से कि आपने 60 साल राज किया, एक शौचालय बनाया गरीब का पक्का? हमारी माता में लोटा लेके जाती थी, कलंक लगता था माथे के ऊपर, वो मोदी जी ने मिटाया। आपने एक पक्का मकान बनाया 50-60 साल में, मोदी जी ने 5 साल के अंदर किया। आपने गैस टंकी चूल्हा दिया, मोदी जी ने किया। घर घर नल जल हो जाएगी। आपको लगता है कि अगर मोदी जी ये कानून लागे तो किसान जागेगा? किसान के बेटे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तुम गांव में जाने लायक नहीं रहोगे। और ये सब मिलकर किसी तरह से मोदी जी और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी राजनीति चलती रहे। हमारी राजनीति चलती रहे, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। 60 सालों के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने किसानों की तकदीर बदलने का काम किया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का खुला आरोप आप लोगों के संदर्भ में, एक व्यक्ति, एक सरकार जो किसानों के लिए ही समर्पित है, किसान ही उसके दिल में है, किसान और गांव ही उसके दिल में बसते हैं, ऐसी सरकार पे भरोसा ना करके दिल्ली की सीमा पर 2 महीने से डटे हुए हैं आप। लगता नहीं गलती कर रहे हैं? ऐसा कमल पटेल जी का सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे चड़ूनी जी आप? देखिए, आज तक बीजेपी की जितनी गतिविधियां रही हैं जी, वो सारी की सारी पूंजीपतियों को और पालने में रही हैं और किसानों की विरोधता में रही हैं जी। और अब भी ये जो कानून बनाए हैं ये कृषि कानून नहीं है बल्कि कृषि व्यापार कानून है जी। और जो खरबों का बिजनेस है वो ये पूंजीपतियों को देना चाहते हैं और पूंजीपतियों को और अमीर बनाना चाहते हैं। चड़ूनी जी, मैं बीच में रोकूंगा आपको। आपने कहा कि ये जो भाजपा की सरकार है इनका काम तो केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देना है, पर इस देश में मोदी जी की सरकार से पहले 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। उस सरकार का किसानों के संदर्भ में नजरिया ठीक था? किसानों की बेहतरी के लिए उसने बहुत काम किया, किसानों की तरक्की, किसानों को मजबूत करना, खेती को सुधारना, इसके लिए उसके प्रयासों के साथ हैं चड़ूनी जी, या उसमें भी आपकी कोई राय है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस किसानों की बहुत ज्यादा हितैषी थी। उनके टाइम में भी हमने बहुत से आंदोलन किए जी, कई बार कांग्रेस के टाइम में भी हमें जेल जाना पड़ा जी, लेकिन उनकी स्पीड से इनकी स्पीड 10 गुना ज्यादा है पूंजीपतियों के पक्ष में और किसानों के शोषण में। तो चड़ूनी जी राय के साथ में कैप्टन अजय यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय यादव से कई सवाल कमल पटेल जी ने किए थे। कमल पटेल जी की दलील थी कि इस सरकार ने किसानों के हित में इतने सारे फैसले लिए। अजय यादव जी बता दें कि 60 साल में उनकी कांग्रेस की सरकार या उनकी कांग्रेस पार्टी किसानों की बेहतरी के लिए क्या कर पाई, जो आज अपना हाथ किसान के साथ होने का दावा करती है? कुछ कहना चाहेंगे अजय यादव जी आप? ये हरित क्रांति कौन लेके आया था? हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई थी जी। जो देश जो है अमेरिका से अनाज लिया करता था उसको आत्मनिर्भर बनाने का अगर काम किया, जो आत्मनिर्भरता की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो करते हैं वो इंदिरा जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था जी। 75,000 करोड़ रुपए अगर कर्जे किसी ने माफ किए एक कलम से तो यूपीए सरकार ने किए जी। ये लोग केवल झूठ बोलना जानते हैं कि हम दुगनी आय कर देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी अगर किसी ने अगर बिठाया था तो कांग्रेस ने बिठाया था उसको, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए। 6-7 साल हो गए इनको उसको लागू करने में। ये कहते हैं कि इसकी आय हम दुगनी। कैप्टन साहब, इस पे तो मेरे आपसे सवाल करना बनता है। रिपोर्ट आपने बनवाई, रिपोर्ट आपके पास में तकरीबन 9 साल तक पड़ी रही, 9 साल में आपने लागू नहीं की। इनके तो अभी बमुश्किल 6 साल 7 साल ही हो रहे हैं, अभी भी आंकड़ा आपके पक्ष में ज्यादा है, फिर भी आप ये सवाल करना चाहते हैं? वाकई नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो जब लागू हुई, मैं देखिए अगर हम सारे काम अगर ठीक करते तो हम हटते क्यों जी? तो ये मैं ये नहीं कहता कि हमने सारे काम जो जितने जो टारगेट को पूरा किया, लेकिन सुई से लेकर जहाज तक बढ़ाने के काम भी कांग्रेस ने किया। रेलवे को अगर प्रॉफिट में कोई लेके आया तो कांग्रेस पार्टी लेके आई रेलवे को। BSNL, घर घर में मोबाइल जी है। आपके ऐसा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये नींव रखी थी, ये पब्लिक सेक्टर की नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसकी वजह से इतने सारे हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग उन सबको बेचने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में
कोई भी ऐसा कदम उठाया हो जिससे सब्सिडी सारी खत्म कर रहे हैं जी। यानी कि आप देखिए खाद पर सब्सिडी खत्म है, गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी इन लोगों ने। आफ्टर ऑल ये कहां पर इस देश को लेके जा रहे हैं, कहां पर इस देश को ले जाएंगे, ये कैप्टन अजय सिंह यादव का सवाल है। लेकिन एक ईमानदार बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा अगर हमने सारा काम अच्छा ही किया होता तो हमें जनता ने हटाया ही क्यों होता। हटाए इसलिए कि हमसे कुछ ठीक नहीं हुआ। हिंदुस्तान हमारे साथ है। आप इस ईमानदारी का मुकाबला करना चाहेंगे साफ गोईता में, या अपनी बात पर ही कायम रहना चाहेंगे कि 70 दिन बाद भी आप किसानों को उनके घर वापस भेज पाने में नाकाम है। इस नाकामी को लेकर कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई आत्मग्लानि कमल पटेल जी के मन में है, उन कमल पटेल जी के जो ये बोलते हैं कि वो कृषि मंत्री बाद में है, किसान पुत्र पहले हैं। किसानों के इस दर्द को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कमल पटेल? बिल्कुल, बहुत तकलीफ है जी। जिन किसान को भोले भालों को इन्हें भ्रमित करके उनको ठंड में और ये करके, और ये जो जितने लोग खत्म हुए हैं उनके लिए दोषी ये किसान संगठन के नेता हैं जी। कांग्रेस अकाली दल जिन्होंने वहां से पंजाब से भेजा वो दोषी है जी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे जी। यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप कह रहे हमने किया, आपने बहुत किया जी। तो गांव में 70 साल तक गांव का मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जी। गांव के किसानों की खेती घाटे का धंधा क्यों रही, किसान आत्महत्या क्यों करते रहे। और अब उद्योगपति सुनिए, उद्योगपति जो बने क्या 6 साल में बन गए। अरे नेहरू जी की गलतियों के परिणाम है कि ये देश किसानों का देश है, उसकी चिंता नहीं की, और उद्योगपति कमाते 50 गुना। मैं पूछता हूं आपको कि किसान का आलू 10 रुपए और आलू की चिप्स 500 रुपए किलो, तो अब मोदी जी ने कहा कि किसान आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, अब आलू टमाटर सॉस लगाएगा, खुद किसान निर्यात करेगा 1 लाख करोड़। तो कमल जी का तो सीधा दलील ये है कि ये उद्योगपति जितने भी नाम लिए जाते हैं कोई हमारी सरकार ने पैदा कर दिए क्या? ये जब आपकी सरकार थी तब भी ये उद्योगपति थे, तब भी मुनाफा कमा रहे थे। आखिरी हस्तक्षेप के लिए मैं भानु जी के पास चलता हूं। भानु जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं कार्यक्रम के समापन से पहले, और फिर एक आखिरी अपील के लिए मैं अनुप जलोटा जी के पास आऊंगा। जी भानु जी। जी, ऐसा है कि इस किसान आंदोलन को ये कांग्रेस और बीजेपी की बहस बना दिया है जी। आवाज आती मेरी? जी जी भानु जी। जो कांग्रेस और बीजेपी की बहस बना दिया ये सही नहीं है जी, क्योंकि कांग्रेस वाले कहते हैं हमने सब काम सही किए, हम तो 11 में भी आए थे। किसान आयोग का गठन करो, किसान को बचाओ, यमुना को बचाओ, गंगा को बचाओ, इस देश के नौजवानों को बचाओ। 11 में आए थे, 13 में आए थे, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं माना, किसी ने कोई बात नहीं मानी। और ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छे सब काम किए, हम किसी पार्टी के न तो दुश्मन है न किसी पार्टी के दोस्त हैं, लेकिन जो पार्टी गलत करेगी उसका विरोध करेंगे। भानु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो आंदोलन है इसको किसान और भाजपा की लड़ाई में देखे जाने की जरूरत नहीं है, किसान की तकलीफ को प्राथमिकता में दिए जाने की जरूरत है और उस पर फैसले लिए जाने की जरूरत है। लेकिन हम इस कार्यक्रम के समापन में अनुप जलोटा जी के पास चलना चाहेंगे। अनुप जलोटा जी जो इस देश के लिए गर्व का विषय है। अनुप जी, कुल मिलाकर इस बात से तो कष्ट आपको भी होता होगा कि एक बड़ी संख्या में किसान ऐसी ठंड में टाट के नीचे पिछले 70 दिनों से रह रहा है, जहां पर आप सीमेंट के घरों के अंदर रहते हुए भी कपकपाते हैं। इस कष्ट की रोशनी में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आंदोलनकारियों से? सरकार के संदर्भ में आपसे आग्रह नहीं, आंदोलनकारियों से आप कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आंदोलन जिन लोगों ने किया है जी, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए केवल मैं ही नहीं जी, सबको परेशानी है, सब दुखी है, सब दुखी है, हम सब इंसान हैं जी, और दूसरे की परेशानी को देख के हमें दुख होता है जी। अब आपके अंदर जो शिकायतें हैं उस शिकायतों को किसी के भड़काने से भटकाने से इन शिकायतों को गलत रास्ते पे न ले जाइए। हमारा देश हमेशा किसानों का आदर करता रहा है। हमारे यहां जब एक नारा बनता है तो जय जवान जय किसान बनता है जी। इसका सम्मान करना चाहिए। मैं इतना ही चाहूंगा कि
किसी के भटकावे में ना आए, किसी विदेशी कहीं से भी कोई प्रेशर है उस पे ना आए। आप अपनी बात समझें, अपनी शिकायत समझें और ये भी समझें कि आज पूरे संसार ने मोदी जी को इस संसार का लीडर समझा है जी। वो व्यक्ति किसान को तकलीफ क्यों देना चाहेगा? वो किसी एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट को इस देश का राजा क्यों बनाना चाहेगा? बड़ी महत्वपूर्ण बात अनूप जलोटा जी ने कही है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व को पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है, वो अपने देश में ही किसानों को खारिज करके एक या दो उद्योगपतियों को बढ़ावा देना क्यों चाहेगा? अनूप जलोटा जी का आग्रह है कि आंदोलनकारी इस रोशनी में थोड़ा सा विचार करें। लेकिन अनूप जलोटा जी को बात को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि 70 दिन से ज्यादा हो गए, तमाम किसान आपके दरवाजे के बाहर कपकपाती ठंड में मौजूद है। जैसे भी हो, जिस भी रास्ते से हो, इनको वापस घर भेजने की चिंता कीजिए, कुछ समाधान निकालिए। सरकार का मौन समाधान नहीं होता, इस मौन को तोड़ने की जरूरत है और समाधान तक देश को दिशा देने की जरूरत है। उम्मीद है हमारी बात कहीं तो पहुंचेगी। बाकी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद किसानों से जुड़े अहम मसले के इस नाजुक मोड़ पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि आज बस्ती में उठा है जो धुआं, आज बस्ती में उठा है जो धुआं उठता रहे, आग किसके घर में लगी पढ़ लेंगे कल अखबार में। और मिलेश ने जो ये लिखा था, यह हमारी संवेदनहीनता को प्रतिबिंबित करते हुए था। हमें इतना संवेदनहीन होने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो भी जहां भी रह रहा है, उसे इन आंदोलनकारियों किसानों के संदर्भ में संवेदनशील होने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इतने दिन से इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं। विचार करें आप भी और हम भी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए यार, सदर प्रणाम।